Hello बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास 9th मैथ्स क्लासेस। माय नेम इज मौशमी दास एंड दिस इज योर चैनल स्टडी विद आरसी। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइंस एंड एंगल्स। बच्चों, ये चैप्टर ना केवल आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि इस चैप्टर में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स, नेक्स्ट ईयर की ज्योमेट्री और इवन हायर क्लासेस में भी यूज होनी है। तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ ही रहे होंगे ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। हम देखेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सेस से रिलेटेड जितने भी एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री क्यों होता है, ये सारी चीजों को हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स के साथ। बच्चों, सबसे पहला है हमारा लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन के टुकड़े को ही हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे यही दिया है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। कुछ इस तरह से होता है हमारा लाइन सेगमेंट। अब यदि मैंने बोला इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या लिखोगे आप, तो आप इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या लिखोगे? ए बी, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला के ही हमारा लाइन सेगमेंट का नाम होता है। उसी तरह से कुछ है हमारा रे। नेक्स्ट है हमारा रे। रे क्या होता है? रे में बस एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे एंड से आप उसको जितना स्ट्रेच करना चाहो कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम रे को डिनोट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे यदि मैंने इस पॉइंट को बी ले लिया, इनफैक्ट इंफिनिटी तक तो हम जा नहीं सकते, इस पॉइंट को यदि हमने बी ले लिया, तो इस रे को हम क्या बोलेंगे? इस रे को भी हम ए बी बोलेंगे। प्रीवियस क्लासेस में बच्चों हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते थे लिखते वक्त, है ना। हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट के लिए बार लगाते थे, फिर यदि रे लिखना होता तो हम इस तरह से सिंबल लगाते थे। लेकिन क्लास 9 में हमें इस तरह से कुछ भी डिफाइन नहीं करना है, स्पेसिफाई नहीं करना है। लाइन हो चाहे लाइन सेगमेंट हो चाहे रे हो, सबको हमें दो लेटर से ही डिफाइन करना है, ऊपर कोई सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब लाइन का नाम भी ए बी, और यदि हमने इस पॉइंट को बी दे दिया, बी की जगह यदि मैंने डी दे दिया होता, तो इस रे का नाम क्या हो जाता? ए डी हो जाता। ठीक, तो कुछ इस तरह से सेम सिमिलर पैटर्न में हम रे को भी नाम देते हैं। अब नेक्स्ट देखो हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। बच्चों, यदि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, जैसे ये ए डी आपको लाइन दिख रहा है ना, ये रे है, तो इस रे में एक पॉइंट हमारा ए है और दूसरा पॉइंट हमारा बी है, और दोनों के दोनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन में प्रेजेंट है। तो वो पॉइंट, यहाँ दो पॉइंट है, देयर कैन बी मोर देन टू और थ्री पॉइंट्स ऑल्सो। तो एक ही लाइन सेगमेंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ऑल आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे ये हो गया हमारा एक लाइन सेगमेंट, यहाँ पे हमने ले लिया ए पॉइंट, यहाँ ले लिया बी पॉइंट, यहाँ ले लिया सी, और ये लास्ट वाला ले लिया हमने डी पॉइंट। तो दीज पॉइंट्स ए बी सी डी आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि ये सारे के सारे एक लाइन सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। व्हाट इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट? यदि ई पॉइंट हमने आउटसाइड द लाइन सेगमेंट ले लिया, तो दिस ई पॉइंट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट। ई ले लेंगे, एफ ले लेंगे, तो ई और एफ जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो वो पॉइंट जो एक लाइन सेगमेंट पे लाई नहीं करते हैं, दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, क्लियर हो गया? देखो वही चीज यहाँ पे लिखी है, if three or more points lie on the same line, they are called collinear point. If three or more point lie on the same line segment, they are collinear. Or if they do not lie on the same line, do not lie E and F like, so they are non-collinear point. Okay, clear? Easy था, है ना? Next, angle. अच्छा, एंगल डिफाइन करना तो सबको बन जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है एंगल का नाम लिखने में। बच्चों, मैं यदि बोलूं कि एंगल का नाम लिखो, तो मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो देखो एंगल का नाम हम कैसे लिख सकते हैं। लेट्स टेक एन एंगल। एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज, आपको मालूम है ना, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। दो रे, इस तरह से दो रे जब मीट होती हैं,
तो इस कॉर्नर को हम कहते हैं वर्टेक्स। ये होता है हमारा वर्टेक्स, राइट। ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये ए यदि मैंने ले लिया, ये जहां हमारे दोनों रे आके मीट हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो एंगल बना, इसे, ये जो हमारा एंगल बना, इसे हम क्या बोलते हैं? ये दो रे पे मीट होने वाले पॉइंट को ही हम एंगल कहते हैं, राइट। अब यदि इसको, लेट्स इरेज दिस फर्स्ट, लेट्स टेक अ डायग्राम, नीचे। अच्छा, ये आ गया हमारा एक एंगल। अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है, जैसे कि मैंने बोला, ये है हमारा क्या, वर्टेक्स। और इसे हम डिनोट कर देते हैं ए से, ठीक। अब यदि इस एंगल के बारे में मुझे लिखना है, इस एंगल का यदि मुझे नाम लिखना है, बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। तो इस एंगल का नाम मैं ए भी लिख सकती हूँ, एंगल ए। लेकिन यदि ये शेयरिंग में एंगल हो, ये एंगल यदि शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब यहाँ स्ट्रेच करके यदि हमने एक और रे जो ज्वाइन कर दी, इस पॉइंट को हम डी दे देते हैं, इसे ए ही देते हैं, इसे बी दे देते हैं, और इस पॉइंट को हम सी दे देते हैं। तो अब ये जो एंगल ए है, इसे हम सिर्फ एंगल ए नहीं लिख सकते, क्योंकि इस तरफ भी ये एंगल ए है और दूसरी तरफ भी ये एंगल ए ही कहलाएगा, राइट। तो यहाँ हमें 3 लेटर्स वाले एंगल का नाम लिखना है। एंगल का नाम हम दो तरह से लिख सकते हैं, सिंगल लेटर वर्ड भी लिख सकते हैं, एंगल ए लिख दिया जैसे मैंने। लेकिन यहाँ शेयरिंग में जब एंगल हो जाते हैं, तो हमें पूरा एंगल का नाम लिखना जरूरी होता है, जो 3 लेटर वाला होता है। जैसे यहाँ देखो, इस तरफ के इसको यदि मैंने इरेज कर दिया, लेट्स इरेज दिस थिंग, ये यदि मैंने इरेज कर दिया, तो अब जो एंगल ए है, सबसे पहले हम बीच में उस लेटर को लिख देंगे जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ हम ए एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। और उसके ऊपर और नीचे वो दोनों लेटर लिख देंगे जो हमारे बचे हुए हैं। ऊपर नीचे, आई मीन टू से आगे और पीछे, सॉरी। तो यहाँ आगे हम बी भी लिख सकते हैं और लास्ट में सी लिख सकते हैं। तो इस ए एंगल का नाम एंगल बी ए सी भी हो सकता है, और एंगल का नाम हमारा सी ए बी भी हो सकता है। तो अगर आपने बी ए सी लिखा तो भी आपका करेक्ट है, और यदि आपने सी ए बी लिखा तो भी आपका करेक्ट है। ओनली थिंग टू रिमेम्बर इज, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, हम ए एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ये लेटर हमारा बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए। अब आप बी ए सी लिखो चाहे सी ए बी लिखो, बोथ आर करेक्ट। तो आई होप अब जब आगे मैं बोलूंगी कि इस एंगल का नाम क्या होगा, तो यूल बी एबल टू आंसर इट परफेक्टली जब एक्सरसाइज करेंगे हम। अब यहाँ आ जाते हैं आर्म्स। आर्म्स क्या होते हैं, ये देखो, ये जो एंगल्स दो लाइन, दो रेज से मिलके बना हुआ है ना, ये दो रेज ही क्या होते हैं, इस एंगल के आर्म्स कहलाते हैं। जैसे ए सी एक आर्म हो गया और ए बी एक आर्म हो गया। तो द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। वो रे जो एंगल बनाते हैं, उन्हीं को हम उस एंगल का आर्म कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, वर्टेक्स। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू वर्टेक्स का कौन सा होता है, यहाँ पे ये दोनों रे मीट करते हैं, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। ओके, चल लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नाउ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल यहाँ पे, है ना। बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, फटाफट से देख लेते हैं एक रिकैप के तरह से। तो फर्स्ट वाला हमारा एक्यूट एंगल है। यदि इस एंगल को मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया बच्चों, एक्यूट एंगल कैसे समझते हैं हम कि ये एक्यूट एंगल है? एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है, 0 से बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है, राइट। तो यहाँ ये एक्स है हमारा एक्यूट एंगल, दिस विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है, छोटू, वो एंगल होता है हमारा एक्यूट एंगल, राइट। जो एंगल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहता है, मतलब यदि एक लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह से गई है, उसके जस्ट स्टैंडिंग पोजीशन में यदि दूसरी लाइन सेगमेंट या रे आके इंटरसेक्ट करेगी, तो ये जो एंगल बनता है, ये हमें मालूम है, ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, इसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, राइट। और 90 डिग्री से बड़ा यदि कोई एंगल हो गया, 90 डिग्री से, लेट्स सपोज इस एंगल को अगेन हमने y ले लेते हैं, है ना, बार बार x नहीं लेना चाहिए, फिर हम y ले लेते हैं। तो 90 डिग्री से बड़ा है y एंगल, 90 डिग्री से यदि कोई बड़ा एंगल है, लेकिन इट मस्ट बी स्मॉलर देन 180 डिग्री, इंपॉर्टेंट है, 180 डिग्री से छोटा होता है, तो वो होता है हमारा मोटू एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बहुत ध्यान से देखना, स्ट्रेट एंगल में ये जो एंगल है, ये हमारा पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा। देखो, दो 90 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारे कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज ऑफ 180 डिग्री। कोई भी इसी से रिलेटेड लीनियर पेयर के एंगल्स भी पढ़ेंगे।
आगे। तो स्ट्रेट एंगल में जो एंगल फॉर्म होता है वो कितने डिग्री का होता है, ये याद रखना, 180 डिग्री। ठीक, और लास्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बच्चों हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है जो 180 डिग्री से बड़ा तो होता ही है, और यहाँ ध्यान से देखो, इस एंगल का नाम यदि मैंने एक्स लिखा, ध्यान से देखना, इस एंगल का नाम यदि मैंने एक्स लिखा, हमें मालूम है कि एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ सिंगल पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री, है ना। एक पॉइंट के अराउंड में जितने भी एंगल होते हैं, याद रखना, वो 360 डिग्री के होते हैं, राइट। अब यदि ये इस तरफ वाला एंगल हमारा एक्स है, तो बचा हुआ जो रिफ्लेक्स एंगल बचा है बच्चों, वो क्या होगा, 360 टोटल होता है, उसमें से हम एक्स माइनस कर देंगे तो विल गेट व्हाट, रिफ्लेक्स ऑफ एक्स एंगल। ये हमें कोई एक्सरसाइज में भी यूज होना है, तो ध्यान से याद रखना। रिफ्लेक्स ऑफ, इसको इरेज करके मैं बताती हूँ, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल x विल बी इक्वल टू, हम हमेशा 360 डिग्री से x को माइनस कर देंगे। फॉर इंस्टेंस यदि हमारे ये x जो है, ये हम ले लेते हैं कितना, 90 से थोड़ा बड़ा होना जरूरी है ना, 120 ले लेते हैं। x यदि हमारा 120 है तो रिफ्लेक्स ऑफ x कितना आ जाएगा बोलो तो, रिफ्लेक्स ऑफ x हो जाएगा 360 माइनस 120, तो सिंपली विल गेट व्हाट, 240 डिग्री। ये पूरा जो हमारा ऊपर वाला एंगल आ रहा है, ये रिफ्लेक्स एंगल हमारा 240 डिग्री का हो जाएगा उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में हमारा एंगल एक्स 120 डिग्री है। ओके, आई होप आपको रिफ्लेक्स एंगल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। नेक्स्ट में हमें क्या देखना है, ये तो हमारी बेसिक बातें हो गई। अब स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। बच्चों लीनियर पेयर ऑफ एंगल आपकी एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यदि हमारा एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर ये जो एंगल बनता है, हमें मालूम है ये स्ट्रेट एंगल होता है, अभी पीछे हमने देखा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, मतलब ये एंगल हमारा 180 डिग्री का हुआ, है ना। अच्छा, व्हाट इफ इस एंगल के ऊपर एक रे आके अटैच हो गई, इंटरसेक्ट हो गई, कुछ यहाँ पे इस पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट हुई। अब देखो ये स्ट्रेट एंगल डिवाइड हो गया दो अलग अलग एंगल्स में। अब इस तरफ वाला एंगल यदि हमारा ए है और इस तरफ वाला यदि बी है, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ इन दिस सिचुएशन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे ही हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं, लीनियर पेयर, पेयर ऑफ एंगल ऑन अ लाइन सेगमेंट। लीनियर मीन्स हमें मालूम है लाइन होता है, और पेयर में एंगल्स है ना, साथ ही एंगल्स है। ए प्लस बी हमारा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसे हम डिनोट करते हैं लीनियर पेयर से। आपसे अच्छे से याद रखना, क्योंकि एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज है। अच्छा, ये तो हुआ एक रे यदि आके अटैच हुई। व्हाट इफ की दो रे यदि इस तरह से आके अटैच होती है, ये एंगल हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा सी हो जाएगा। स्टिल देखो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है तीनों एंगल हमारा, है ना। तो यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि स्ट्रेट एंगल के ऊपर, तो स्ट्रेट एंगल के ऊपर कितने भी रे आके इंटरसेक्ट हो जाए एक पॉइंट के ऊपर, उन सारे एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री, इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, तो ये देखो यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, क्या लिखा है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ अ रे stands on a line, then the sum of two adjacent angle, adjacent मतलब आजू बाजू वाले एंगल, तो sum of these two angle A and B so formed is 180 डिग्री, यही हमारा लीनियर पेयर कहता है, राइट। फिर क्या है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, देखो कैसे, यहाँ पे यदि ये ए एंगल हमारा 30 डिग्री का है और ये हमारा 150 डिग्री का एंगल है, तो हम देखेंगे कि 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है। तो मतलब ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है, क्यों, स्ट्रेट एंगल ही तो हमारा 180 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ पे कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स की स्टेटमेंट देखो क्या बोल रही है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, यदि आजू बाजू के दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, then the non-common arms of the angles form a line। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये क्या फॉर्म करेंगे, एक लाइन सेगमेंट फॉर्म करेंगे। तो दोनों ट्रू है, लाइन सेगमेंट है तो हम 180 डिग्री एंगल्स का सम ले सकते हैं, और उसका उल्टा
यदि एंगल्स दिए हैं उन एंगल्स को ऐड करके यदि हमें 180 डिग्री मिलता है तो हम बोलेंगे कि इट फॉर्म्स अ लाइन सेगमेंट। ओके, तो ये दोनों हमें यूज करने हैं एक्सरसाइज में। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत ही इजी बिजी सा टॉपिक है, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है ना। यहाँ क्या बोल रहा है, यदि दो एंगल कुछ इस तरह से, कोई दो लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह से एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये एल लाइन सेगमेंट, ये एम लाइन सेगमेंट, तो इसके अपोजिट में जो एक्स बना, एक्स के ऊपर दो एंगल, एक्स के लेफ्ट और राइट में दो एंगल, तो लेफ्ट एंगल और राइट एंगल दोनों होते हैं इक्वल, ये ए है और ये बी, तो हियर ए इज इक्वल टू बी ऑलवेज। दो लाइन इंटरसेक्ट की, यहाँ तो मैंने स्ट्रेट स्ट्रेट कर दी, कुछ इस तरह से भी यदि इंटरसेक्ट कर जाए ना, एक स्ट्रेट है और एक ऐसे रे के रूप में आ रही है, तो भी ये जो छोटू छोटू एंगल है ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, ये ए है ये बी है, तो ए विल बी इक्वल टू बी, और ये जो ऑब्ट्यूज मोटू मोटू एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, सो सी लेते हैं और उसको डी लेते हैं, तो सी विल बी इक्वल टू डी। और रीजन में क्या लिखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दे आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे से अपोजिट साइड में है क्योंकि तो देखो थ्योरम है इससे रिलेटेड, हमें कुछ नहीं स्टेटमेंट याद रखना है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स याद रखना है, क्योंकि रीजन में हमें क्वेश्चंस में वर्टिकली अपोजिट एंगल स्पेसिफाई करना जरूरी है। हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू बी, लेकिन क्यों, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस तरह से हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो देखो थ्योरम क्या बोल रही है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइंस एल ले लिया एक हमने, एक एम ले लिया, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ, इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स है वो होंगे हमारे इक्वल। सिंपल थ्योरम, राइट। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत इजी है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस व्हाट, वो लाइंस जो एक दूसरे से किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाए। यदि ये एल लाइन है ये एम लाइन है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, तो ये हो जाती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस यदि दिया है बच्चों, तो इट शुड बी अंडरस्टूड कि वो पैरेलल लाइंस ही होंगी। केवल पैरेलल लाइंस एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, आप कितना भी उसको एक्सटेंड कर लो, दोनों तरफ से एक्सटेंड कर लो, दे विल नेवर मीट विथ ईच अदर। और यदि मीटिंग पॉइंट ही नहीं है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है, तो इट मीन्स व्हाट, दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, तो एक लाइन यदि ऊपर से जा रही है और एक लाइन यहाँ से जा रही है, आर दे इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, नो, तो ये भी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में जो हमें याद रखना है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस होती है। और पैरेलल लाइंस को हम डिनोट कैसे करते हैं, एल इज पैरेलल टू एम, को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो इजी बिजी कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट देखो हमारा एक थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम 6.6, इसका यूज भी हमारे एक्सरसाइज में है, तो इसको देखना जरूरी है। यहाँ क्या बोल रहा है, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, दो लाइन है, एक लाइन एल है, एक लाइन हम एम ले लेते हैं, these two lines are parallel to the third line n, मतलब यहाँ L यदि पैरेलल है n से और L पैरेलल है m से भी, यदि L m से भी पैरेलल है, L n से भी पैरेलल है, तो यही दिया है द लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। सेम लाइन कौन सी है यहाँ पे, ये L वाली लाइन हमारी सेम लाइन है, तो वो दो लाइन जो सेम लाइन से पैरेलल है आर पैरेलल टू ईच अदर, वो दोनों लाइन भी एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगी, मतलब एम भी पैरेलल हो जाएगा एन से। एल यदि एम से पैरेलल है, एल एन से भी पैरेलल है, ऑब्वियसली एम विल बी पैरेलल टू एन। तो ये हमें याद रखना है, इसका भी यूज हमारे एक्सरसाइज में, इसलिए हमें याद रखना जरूरी है ना। चल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को तो आपको बहुत ध्यान से देखना मस्ट है। हम ले लेते हैं दो पैरेलल लाइन, और जो लाइन सेगमेंट इस तरह से इन दोनों लाइन सेगमेंट को कट करके निकल जाती है, ये होता है हमारा ट्रांसवर्सल। तो L इज पैरेलल टू M, यहाँ L पैरेलल है M के, और ये जो N है ये एक ट्रांसवर्सल है। तो दो पैरेलल लाइन को यदि एक ट्रांसवर्सल कट करके जाता है, तो इसके लेफ्ट में पैरेलल लाइन के ऊपर वाले जो एंगल्स होते हैं, बच्चों देख रहे हो, ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल, मोटू एंगल और मोटू एंगल, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, एंड दे आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स है। अच्छा, सिर्फ राइट लेफ्ट के एंगल्स ही नहीं इक्वल होते हैं,
आपके चार ऐसे एंगल आपको पेयर पेयर में मिल जाएंगे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ऑल फोर आर इक्वल टू ईच अदर। कैसे? और ये चारों एक दूसरे के इक्वल है। जैसे ये ए और बी हो गया, राइट। अब देखो ट्रांसवर्स के हमने लेफ्ट में देखा, अब राइट में देखो छोटू छोटू एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल और एक्यूट एंगल, है ना। तो ये हमारा एक्स और ये वाई, तो यहाँ एक्स और वाई भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ ए इज इक्वल टू बी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, अभी हमने पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एंगल देख लिए, अब पैरेलल लाइन के नीचे वाले एंगल देखो। यहाँ ये छोटू वाला एंगल नीचे ले रहे हैं तो दोनों नीचे, रेस्पॉन्डिंग में दोनों ऊपर ले रहे हैं तो दोनों ऊपर लेंगे, नीचे ले रहे हैं तो दोनों नीचे लेंगे, और ट्रांसवर्सल के एक तरफ होना जरूरी है ना। तो यहाँ देखो नीचे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, छोटू छोटू एंगल, एक्यूट एक्यूट एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसे यदि हमने वन ले लिया, इसे टू ले लिया, तो यहाँ एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल टू, और ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। मैंने बोला फोर ऐसे पेयर में आपको एंगल्स मिल जाएंगे जो इक्वल है। अब लास्ट वाला आप ढूंढ के बताओ, एक और मोटू मोटू बचा है पैरेलल के नीचे, देखो पैरेलल के नीचे, लेकिन इस वक्त हम राइट में देखेंगे। तो देखो ये मोटू एंगल और ये मोटू एंगल, यदि मैंने इसको थ्री ले लिया, इसको फोर ले लिया, तो एंगल थ्री विल बी इक्वल टू एंगल फोर, दे आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चलो देख लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड वाले, और इंटीरियर यानी अंदर वाले। तो यहाँ दूसरा वाला है हमारा ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे अगेन दो पैरेलल लाइन चाहिए हमें और एक ट्रांसवर्सल चाहिए। ये हो गया हमारा एल, ये हो गया हमारा एम, और ये एन, एन हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। ओके, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में बच्चों हमेशा ध्यान देना, इस तरह से जेड बनता है, या फिर सीधा जेड बनेगा, या इस तरह से उल्टा जेड बनेगा। तो ये जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं, ये जो अपोजिट वाले एंगल्स बन रहे हैं, दे आर नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, देखो मैं स्पेसिफाई करके बताती हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहाँ से इधर गए, और ये बना जेड, ये एंगल और ये एंगल आपके क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपके इक्वल होते हैं बच्चों। तो यहाँ एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल टू, और यहाँ रीजन में हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे। ना केवल, अच्छा यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, देखो छोटू एंगल, छोटू एंगल इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, छोटू एंगल ही छोटू एंगल के इक्वल होगा ना, एक्यूट विल बी इक्वल टू एक्यूट, एक्यूट ऑब्ट्यूज से तो इक्वल हो नहीं सकता, है ना। तो यहाँ देखो ये भी छोटू एंगल और ये भी छोटू एंगल, ये तो मोटू वाले एंगल अंदर वाले ये एक है और ये एक है, दे आर ऑल्सो इक्वल, है ना। जैसे मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग में बोला कि चार पेयर होते हैं, है ना, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, चार पेयर होते हैं इस तरह के, वैसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के दो पेयर इक्वल होते हैं। एक तो आप राइट और लेफ्ट में इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है ना, ऑल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड में। तो वन और टू इक्वल है, और उसी तरह से यदि ये मोटू वाले एंगल को मैंने थ्री ले लिया और इस तरफ के ऑब्ट्यूज एंगल को मैंने फोर ले लिया, तो एंगल थ्री विल बी इक्वल टू एंगल फोर, एंड दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंदर वाले एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ऑल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड में देखोगे, ट्रांसवर्स के इस तरफ देखोगे, इस तरफ देखोगे, या फिर ऊपर वाला राइट में होगा और नीचे वाला लेफ्ट में होगा, तो है तो अपोजिट, ऑल्टरनेट मतलब अपोजिट, और इंटीरियर यानी अंदर वाले। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, और जेड से हम सबसे अच्छा मेथड है, हम जेड से समझ जाएंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं यदि डिफिकल्टी होती है तो। अच्छा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर इंटीरियर मैं बोल रही हूँ, एक्सटीरियर भी तो होते होंगे, है ना। अब देख लेते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। थर्ड हमारा ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब जैसे नाम बता रहा है कि ये एंगल्स हमें बाहर की तरफ मिलेंगे, है ना, तो ले लेते हैं हमारा एक ट्रांसवर्स, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल ले लिया। अब हमें कहाँ देखना है, एक्सटीरियर में, बाहर की तरफ देखना है, ध्यान देंगे बाहर की तरफ। तो देखो ये वाला जो एंगल है, ये और ये वाला जो बाहर है तो बाहर ही बाहर, और मोटू है तो मोटू मतलब ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज के साथ ही देखेंगे, है ना। तो ये एंगल यदि ए ले लिया और ये एंगल यदि बी ले लिया, देखो
दिख रहा है 90 डिग्री से बड़ा, है ना। तो ऊपर वाला भी 90 डिग्री से बड़ा और नीचे वाला भी 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन पैरेलल लाइन के आउटसाइड में है, एक्सटीरियर में है, बाहर है, लेकिन अपोजिट में है। देखो ट्रांसवर्स गया है, ट्रांसवर्सल क्या है, उसके एक लेफ्ट में एंगल है और एक राइट में है, लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये मोटू एंगल ए विल बी इक्वल टू मोटू एंगल बी, ऑब्ट्यूज एंगल बी, ये दोनों भी इक्वल होंगे। और यहाँ रीजन में हम क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, बाहर है तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अच्छा ये तो हो गया हमारा एक पेयर, दूसरा पेयर भी तो दिख रहा है, ये देखो, ये छोटू वाला एंगल एक्यूट एंगल और ये वाला भी एक्यूट एंगल है। तो ये भी 1 है, ये 2 है, तो दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये भी हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीजन सेम है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर की तरफ है। ठीक, समझ में आ गया ये तीनों, अच्छे से देख लो। अच्छा इस तरफ वाला मैं इरेज करने जा रही हूँ, क्योंकि एक और बचा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, को इंटीरियर एंगल्स। अब हम देखेंगे कि को इंटीरियर एंगल्स जो है वो 180 डिग्री के होते हैं और क्यों होते हैं। ये मैंने बना लिया दो, ये को इंटीरियर एंगल। अब हमें देखना है फोर्थ वाला क्या है, को इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स। इसी को हम अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, अलाइड एंगल्स। ठीक, लेकिन को इंटीरियर ज्यादा यूज होता है, अलाइड भी यूज होता है इक्वली। ठीक, अब ये क्या होते हैं, देखो को इंटीरियर, को यानी साथी वाले, अंदर वाले एंगल्स, इन दोनों, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान से। को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, ये एंगल हमारा मोटू और ये एंगल हमारा पतलू। तो पतलू और मोटू एंगल का सम, ये यदि ए है और ये यदि बी है, इन दोनों का सम एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे होते हैं देखो, ये वाला हमारा, ये एंगल और बी एंगल, मतलब यदि मैंने इसको सी ले लिया, एंगल बी इज इक्वल टू हमारा एंगल सी है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अभी मैंने सबसे पहला बताया आपको। ए बी एंगल और सी एंगल इक्वल है। अब सी प्लस ए, देखो एक लीनियर पेयर बन रहा है, देखो एक लाइन सेगमेंट बन रही है, नहीं दिख रहा, ये देखो ये एक लाइन सेगमेंट बन रही है। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है, ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। कौन से वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम, देखो ये वाला, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल के ऊपर बन रहा है कि नहीं। अब ए प्लस सी क्या हो जाएगा, ए प्लस सी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर के ऊपर जो एंगल होते हैं, स्ट्रेट एंगल के ऊपर होते हैं, वो 180 डिग्री के होते हैं। तो ए प्लस सी हमारा 180 डिग्री है और हमारा सी जो है वो बी के इक्वल है, ये बी जो है वो सी के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब यदि रिप्लेस कर दिया सी को बी से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा क्यों। तो इस तरह से याद रखना, ये तो मैंने छोटा सा आपको प्रूफ दिया, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूफ करना नहीं है, हमें याद रखना है कि को इंटीरियर एंगल्स मतलब साथ वाले जो अंदर के, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ में साथ वाले जो अंदर के एंगल है, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और क्यों होता है वो हमने अभी देख ही लिया है ना। तो यहाँ a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और उसी तरह से दूसरी तरफ ले लेते हैं ट्रांसवर्सल की, यदि 1 है और ये यदि 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और रीजन में हम क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। तो ये चारों एंगल्स आपको समझना बहुत जरूरी था बच्चों। इन चार एंगल्स के ऊपर बेस्ड हमारा एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 दोनों है। साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या, इसी के साथ हमारा ये सेशन होता है यहीं पे खत्म बच्चों। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।